नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में वह सब हुआ जो उनके विरोधियों की सोच समझ के ठीक विपरीत है। मतलब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राष्ट्रवाद की वे तमाम बातें कही जिन पर विरोधियों की एलर्जी है। विरोधी जेएनयू की कन्हैया एंड पार्टी को हीरो मान रहे हैं। ये भारत माता की जय के नारे के विवाद को भाजपा के खिलाफ जाता मानते हैं। उत्तराखंड की राजनीति से भाजपा की बदनामी हुई मानते हैं, मगर ऐसा भाजपा नहीं मानती। तभी इन बातों पर भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक रक्षात्मक नहीं दिखलाई दी। यही पते की बात है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी विरोधी हल्ले से बेफिक्र है। कार्यकारिणी की बैठक का लबोलुआब राष्ट्रवाद, भारत माता की जय पर राजनीति का केंद्रित होना है। भाजपा को कन्हैया, ओवैसी, केजरीवाल, राहुल गांधी की राजनीति में अपना एजेंडा पकता हुआ दिख रहा है। पहले आरएसएस की नागौर बैठक और अब दिल्ली में भाजपा की कार्यकारिणी की बैठक का निष्कर्ष विरोधियों को उन्हीं के एजेंडे में घुसकर उस पर वार करना है। इससे अपने आप उत्तर प्रदेश में भाजपा की चुनावी जमीन बनेगी। दोनों बैठकों में नेतृत्व न घबराया हुआ दिखा और न अपने एजेंडे को लेकर कंफ्यूजन में था। आरएसएस संगठन के प्रतिनिधि और भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य मन ही मन भले सवाल लिए हुए हों, लेकिन विरोधियों के हल्ला बोल के आगे वे दबे रहे। संघ परिवार और भाजपा दोनों में वापस माहौल अपनी अंदरूनी गोलबंदी का बना है। बिहार की हार के सदमे से भाजपा उबर गई है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी को वजीर आला के ओहदे का दावेदार पेश करके जोखिम लेना नहीं चाहती है। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश भी जात बिरादरी में तकसीम हुआ सूबा है और मुख्तलिफ बिरादरियों में जमातों का अपना कोर वोट बैंक है। ऐसे में सीएम का दावेदार पेश करने पर जात बिरादरी की बुनियाद पर पोलराइजेशन का खतरा होगा। ऐसे में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को लग रहा है कि मुहिब्बे वतनी के नाम पर पोलराइजेशन की कोशिश कामयाब नहीं होगी। तभी कहा जा रहा है कि पार्टी कोई एक चेहरा पेश करने की बजाय त्रिमूर्ति को पेश कर सकती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कौमी सदर अमित शाह के साथ मरकजी वजीर दाखिला और उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला राजनाथ सिंह का चेहरा पेश किया जा सकता है। पार्टी के माहिरीन जराए का कहना है कि राजनाथ सिंह सूबे में तशहीर की कमान संभाल सकते हैं और पार्टी उनके चेहरे पर दांव लगा सकती है। पार्टी के सभी रहनुमा और आरएसएस के ओहदेदारान भी मान रहे हैं कि राजनाथ सिंह तन्हा ऐसे रहनुमा है जिनकी पूरे सूबे में पकड़ है और सभी बिरादरियों के लोगों तक उनकी पहुंच है। उनके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में पहचान रखने वाला और सभी बिरादरियों के बीच पकड़ वाला और कोई रहनुमा नहीं है। हालांकि वो सूबे की सियासत में लौटने के लिए ख्वाहिशमंद नहीं है, इसलिए उनको सीएम दावेदार की बजाय उसी तरह प्रोजेक्ट किया जाएगा जिस तरह बिहार में मोदी और अमित शाह को किया गया था। यानी बीजेपी की इश्तिहारात की सारी चीजें उनकी तस्वीर से भरी होंगी। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार नई पार्टी बनाने की कवायद में जुटे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कोई शक्लो सूरत अख्तियार नहीं कर पा रही है। उन्होंने जनता परिवार से जुड़े रहे रहनुमाओं से राब्ता किया है और उनकी पार्टियों का इंतजाम जनता दल यू में कराने की कोशिश की है, लेकिन कई वजूहात से अभी रहनुमा हिचक रहे हैं। माहिरीन जराए का कहना है कि एक बड़ी वजह नई बनने वाली पार्टी के कौमी सदर को लेकर है। शरद यादव अभी जनता दल यू के सदर हैं। ऐसे में यकीनी तौर पर नई पार्टी की कमान भी उनके हाथ में ही रहने की बहस है। लेकिन बताया जा रहा है कि आरएलडी के रहनुमा अजीत सिंह की ख्वाहिश सदर बनने की है। उनकी पार्टी के माहिरीन जराए का कहना है कि बिहार में अभी कोई इंतखाबात नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल इंतखाबात हैं। ऐसे में अगर पूरे जनता परिवार का सदर अजीत सिंह को बनाया जाता है तो उनके वोटरों में अच्छा पैगाम जाएगा और पार्टी का मुजाहरा भी बेहतर रहेगा। लेकिन इस पर पार्टी में आम राय नहीं बन पा रही है। इसी तरह लालू प्रसाद की आरजेडी के कई रहनुमा इंजमाम की हिमायत में नहीं है, वो इत्तेहाद बनाए रखना चाहते हैं। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल को इस बात से एतराज है कि बिहार में जेडीयू का कांग्रेस के साथ इत्तेहाद है। झारखंड के वजीर आला बाबूलाल मरांडी भी इंजमाम के लिए ज्यादा जोश में नहीं है, इसलिए ले देकर कमल मोरारका की समाजवादी जनता पार्टी वाहिद ऐसी कौमी पार्टी है जो आसानी से इंजमाम के लिए तैयार हो सकती है।
2 महीने बाद मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने वाले हैं, लेकिन अभी से दूसरी सालगिरह की तैयारियां शुरू हो चुकी है। हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने के मौके पर तशहीर का बड़ा मंसूबा बन रहा है। बताया जा रहा है कि वजारत इत्तलातुन नशरियात में तकरीबन 10 दिन पहले एक अहम इजलास हुआ था, जिसमें हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर के मंसूबे पर बहस हुई। सभी वज़रा से गुज़िश्ता 2 साल के कामकाज का ब्यौरा देने को कहा गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सभी अराकीन पार्लियामेंट से कहा है कि वो हुकूमत की कामयाबियों की तशहीर करें। इसके लिए भी जरूरी चीजें जुटाई जा रही हैं। मुख्तलिफ वजारतों ने 2 साल में क्या फैसले किए हैं और उन पर कितना अमल हुआ है, इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है। हुकूमत इश्तिहारात के जरिए तो इसकी तशहीर करेगी ही, साथ ही पार्टी के अराकीन पार्लियामेंट और वज़रा अवाम के दरमियान जाकर इसकी तशहीर करेंगे। बजट इजलास के 2 मरहलों के बीच हुई छुट्टी में पार्टी अराकीन पार्लियामेंट लोगों के बीच बजट के उसूलों और हुकूमत की कामयाबियों के बारे में बताएंगे। वजारत के कामकाज के अलावा एक अलग ब्यौरा वजीर आजम की ख्वाहिशात से मुताल्लिक मंसूबों का जारी किया जाएगा। जन धन योजना से लेकर मुद्रा बैंकिंग, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मंसूबा, नमामि गंगे और स्मार्ट सिटी वगैरह के कामकाज का ब्यौरा अलग से दिया जाएगा। आइंदा 2 महीने में वजीर आजम मोदी भी कई प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे, जिनमें वो अपनी हुकूमत की 2 साल की कामयाबियों का ब्यौरा देंगे। अब आज की सुर्खियां ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान के बाद आरक्षण की समीक्षा को लेकर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि आरक्षण जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि आरक्षण नीति में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने इस मसले पर विवाद खड़ा करने के लिए विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा और कहा कि वे अफवाह फैला रही हैं। उन्होंने कहा कि दलितों का हक कोई नहीं छीन सकता है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सम्मान में बनने वाले एक स्मारक की नींव रखने के बाद विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने जमकर डॉक्टर अम्बेडकर की तारीफ की। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले मोदी के इस भाषण को राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने विपक्ष खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि डॉक्टर अंबेडकर को जवाहरलाल नेहरू की सरकार से क्यों इस्तीफा देना पड़ा था। मोदी ने कहा कि हिंदू कोड बिल पर समर्थन नहीं मिलने के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। मोदी ने कहा कि हिंदू कोड बिल महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिलाने सहित और कई क्रांतिकारी सुधार करने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि वे लोग अन्याय करते हैं जो बाबा साहेब को सिर्फ दलितों का मसीहा बताते हैं। उन्होंने हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। मोदी ने अंबेडकर की तुलना मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला से करते हुए कहा कि उन्हें विश्व मानव के रूप में देखा जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि भारत के 2 महापुरुषों को वे इतिहास की दृष्टि से बहुत अहम मानते हैं। एक सरदार पटेल जिन्होंने राजनीतिक रूप से भारत को एक किया और दूसरे डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने सामाजिक रूप से इस देश को एक किया। अंबेडकर के स्मारक निर्माण को 60 साल लग जाने के लिए कांग्रेस को निशाना बनाते हुए मोदी ने कहा कि ये उनको भाग्य में था कि वे इसका निर्माण कराए। उन्होंने कहा कि 14 अप्रैल 2018 को इस स्मारक का उद्घाटन करेंगे और ये स्मारक दुनिया की एक आइकॉनिक इमारत होगी। उत्तराखंड में हरीश रावत सरकार के भविष्य को लेकर अटकलों का दौर जारी है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि उसके पास 36 विधायकों का समर्थन है। 70 सदस्यों की विधानसभा में बहुमत का जादुई आंकड़ा 36 वोट का है। भाजपा के अपने 28 विधायक हैं और 9 कांग्रेस के बागी विधायक हैं। भाजपा के एक विधायक गणेश जोशी जेल में बंद हैं और एक विधायक पार्टी से नाराज चल रही हैं। दूसरी ओर स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल ने बागी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी करके पूछा है कि क्यों नहीं उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाए। इस नोटिस को लेकर विवाद चल रहा है। बागी विधायकों और भाजपा का कहना है कि जब बजट ध्वनिमत से पास हो गया तो विधायकों पर व्हिप के उल्लंघन का आरोप कैसे लग सकता है। दूसरे भाजपा ने बागी विधायकों के साथ मिलकर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पहले दिया है, इसलिए स्पीकर का कारण बताओ नोटिस सही नहीं है। इस बीच आयकर विभाग ने आज हरीश रावत सरकार के एक राज्य मंत्री हरेंद्र लाडी के फार्म हाउस पर छापा मारा है। बहरहाल राज्य में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा चुनाव से 10 महीने पहले राज्य में अपनी सरकार नहीं बनाना चाहती है। उत्तराखंड में हरीश रावत की सरकार के खिलाफ विधायकों की बगावत को भड़काने वाले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के एक बेटे साकेत बहुगुणा को कांग्रेस ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। साकेत और एक दूसरे कांग्रेस नेता को सार्वजनिक रूप से पार्टी विरोधी बयान देने के लिए निकाला गया है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने बताया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासन समिति ने पार्टी के विरोध में सार्वजनिक रूप से की गई बयानबाजी के आधार पर साकेत और अनिल गुप्ता के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई करने की सिफारिश की थी, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि साकेत कांग्रेस की टिकट पर 2 बार टिहरी लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े हैं। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
भाजपा में माना जा रहा है कि राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, राम मंदिर जैसे मुद्दों को फिर उभारने का वक्त है। बिहार चुनाव के बाद संघ परिवार जैसे लड़खड़ाया था, जिस बिगड़ी मनोदशा में था, वैसा आज नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भाषण और प्रस्ताव के संकेत आक्रामक राजनीति के हैं। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। ये पता लगाना मुश्किल है कि किसी डिजाइन के तहत मुहिब्बे वतनी का मसला हिंदुस्तान की सियासत पर हावी हुआ है या अपने आप बीजेपी के नसीब से छीका टूटा है। लेकिन बीजेपी की कौमी मजलिस आमला के बाद इतना तय हो गया है कि ये पार्टी का नया सियासी एजेंडा है। बीजेपी के सभी आला रहनुमाओं ने मुहिब्बे वतनी के मसले पर हमलावर रहने का पैगाम दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने इख्तितामी खुतबे में दो टूक अंदाज में कहा कि मुहिब्बे वतनी उनकी ताकत है। यही बात कौमी सदर अमित शाह ने कही है और इजलास के बारे में इत्तला देते हुए बाद में अरुण जेटली ने कहा है कि मुहिब्बे वतनी और बोलने की आजादी साथ साथ चल सकते हैं। यानी हुकूमत और बीजेपी किसी कीमत पर मुहिब्बे वतनी के मसले पर डिफेंस नहीं होंगे। हुकूमत और खासकर वजारत इंसानी वसाइल ने बहुत साफ इशारा दिया है कि मुहिब्बे वतनी के रोल मॉडलों को मुल्क की सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और स्कूलों में एजाज दिया जाना चाहिए। तिरंगा फहराने का हुक्म इस एजेंडे का एक पहलू है। यूनिवर्सिटीज के अहाते में हिंदुस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर सख्त रुख अपनाने का इशारा भी हुकूमत की तरफ से दिया जा चुका है। दूसरी जानिब आरएसएस के स्टूडेंट यूनियन एबीवीपी के तलबा की सरगर्मी भी बढ़ी है और वो मुहिब्बे वतनी के मसले पर हमलावर तेवर लिए रहेंगे। बीजेपी और संघ के आला रहनुमाओं को इसका अंदाजा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ उनके इस एजेंडे की मुखालफत करेगा और मीडिया का एक बड़ा ग्रुप भी इस पर सेक्युलर लाइन लिए रहेगा। लेकिन बीजेपी ने अपने रहनुमाओं को इस मसले पर दिफाई मोड में न आने का हुक्म दिया है। उन्हें पता है कि हिज़्ब इख्तिलाफ जितनी मुखालफत करेगा उतना ही ये मसला हाईलाइट होगा। बीजेपी रहनुमाओं को उम्मीद है कि इसका सियासी फायदा पार्टी को होगा। अभी जिन 5 सूबों में इंतखाबात होने वाले हैं वहाँ शायद बीजेपी इसका फायदा न ले पाए क्योंकि इन सूबों में उसकी तंजीम मजबूत नहीं है। लेकिन आइंदा साल होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिहाज से ये पार्टी का बड़ा दांव हो सकता है। वैसे भी उत्तर प्रदेश दूसरे सूबों के मुकाबले पोलराइजेशन वाले इश्यूज पर ज्यादा हसास सूबा रहा है। दरअसल दिल्ली और उसके बाद बिहार में हुए असेंबली इंतखाबात से बीजेपी और आरएसएस दोनों ने बड़ा सबक लिया है। उन्हें लग रहा है कि अगर जात बिरादरी की बुनियाद पर वोटों की तकसीम होती रही तो बीजेपी के लिए इंतखाबात जीतना मुश्किल होगा क्योंकि जात बिरादरी के कोर वोट के साथ अकलियती वोट मिलकर इलाकाई पार्टियों की जीत को यकीनी बनाता है। तभी उनकी कोशिश जात बिरादरी या इलाकाइयत के नाम पर पोलराइजेशन को रोकने की है। ये काम मुहिब्बे वतनी के एजेंडे से ही मुमकिन है। तभी भारत माता की जय बोलने और तिरंगा फहराने को सियासी गौर खोज में शामिल किया गया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिज़्ब इख्तिलाफ इस एजेंडे पर कैसी तंकीद करता है। अगर उसकी तंकीद वैसी ही होती है जैसी अभी है तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर वो मुहिब्बे वतनी की बहस छोड़कर तरक्की और दूसरे बुनियादी मसले उठाता है तो हुकूमत घिरेगी। महंगाई से लेकर टैक्स से जुड़े हुए कई ऐसे मसले हैं जिन पर हुकूमत को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ऐसा लग रहा है कि पहले 2 साल हिज़्ब इख्तिलाफ और राहुल गांधी ने गांव, गरीब, जमीन और सूट बूट की हुकूमत बताकर एजेंडा सेट किया तो अब हुकूमत और बीजेपी अपने मुताबिक एजेंडा सेट कर रहे हैं। अब एक ब्रेक है, उसके बाद भाजपा की कार्यकारिणी बैठक पर चर्चा करेंगे। अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा है कि व्यक्ति, सरकार और पार्टी की आलोचना का हम सम्मान करते हैं लेकिन देश विरोधी बातों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी के साथ उन्होंने जेएनयू की घटना पर राहुल गांधी और विपक्ष के व्यवहार को गैर जिम्मेदार न बताया। इसके कई अर्थ हैं। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनीत नारायण हैं। विनीत जी, भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, अध्यक्ष अमित शाह के भाषण और प्रस्ताव, इन सब का लबोलुआब क्या निकल के आता है? देखिए, बिहार के चुनाव में जैसे औंधे मुंह गिरी थी भाजपा, उससे पहले दिल्ली और जगह तो बड़ी हताशा हो गई थी। ये लगा था कि अब मोदी जी का जादू चला गया और अब तो बड़ा मुश्किल होगा फिर से मतदाता का इमेजिनेशन कैप्चर करना। लेकिन पिछले जो कुछ महीनों से माहौल बना, पहले तो असहिष्णुता वाले पर डिबेट चली, फिर वो गौ हत्या वाला चला और ये जेएनयू का विवाद जिस तरह मीडिया में छाया रहा, सोशल मीडिया में,
पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, पब्लिक में, सब जगह इससे भाजपा बड़ी बम है। और भाजपा इस कार्यकारिणी में भी उसका रिफ्लेक्शन दिखा कि सारे मुद्दों को छोड़कर सारा फोकस अब राष्ट्रवाद के ऊपर लेके आ गए। ऐसा लग रहा है भाजपा को, या मैं कहूँ संघ को भी, कि शायद राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वैतरणी पार हो जाएगी। चाहे वो असम का चुनाव हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे पांडिचेरी, तमिलनाडु और आगे यूपी, वो उनको लगता है कि राष्ट्रवाद, लेकिन नहीं, लेकिन ये अगर है तो क्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी जब अभियान शुरू किया तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो हिंदू राष्ट्रवादी वाली जो एक उस समय का माहौल था वही रणनीति पे वापस आ गई है। इसका मतलब अच्छे दिन, विकास और ये मामले अब एक तरफ है, मतलब खत्म नहीं लेकिन एक तरफ है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इसमें एक बात बड़ी जरूरी है कि जब मोदी जी ने बात कही थी राष्ट्रवाद की और मोदी जी का कैंपेन चला था नरेंद्र मोदी का, तो उनकी जो छवि थी विकास पुरुष की या ईमानदारी की, उस छवि को बहुत अच्छी तरह मार्केट करके लोगों तक पहुंचा दिया गया। लेकिन पिछले 2 साल में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया कि जिससे राजनीतिक लोगों की, जो भाजपा के भी नेता हैं, अन्य पार्टियों के, उनकी छवि सुधारने की तरफ कोई काम होता। और देखिए, जब आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो एक आम नागरिक 2 तरह से सोचता है। किसी को पूछेंगे तुम राष्ट्रवादी हो, शायद ही कोई कहेगा कि मैं राष्ट्रवादी नहीं हूं, देशभक्त नहीं हूं। लेकिन अगर उनसे कहो कि नेता, अधिकारी, प्रशासन, जज और एक बड़ा संख्यक मीडिया ये राष्ट्रवादी हैं, चरित्रवान है, लोग नहीं मानते। आज लोगों के मन में बैठ गया है कि रूलिंग एलीट क्लास जो है सारी ये लूटने पर रहती है, इनका राष्ट्रवाद नहीं, उस नाते नरेंद्र मोदी के मामले में व्यवहार के नाते, इमेज के नाते ईमानदार छवि, और वो अब तो अभी कहीं आज नहीं है। मैंने क्या कहा? हाँ। मैंने ये कहा नरेंद्र मोदी तो अपनी छवि के सहारे जीत गए, पर 2 साल में ऐसा प्रयास नहीं हुआ कि वो छवि जनता तक जाती, लोगों की। अभी ताजा उदाहरण असम का लीजिए। असम में पूरा भाजपा का माहौल था अभी थोड़े दिन पहले तक। कांग्रेस के खिलाफ, उसके शासन के खिलाफ बड़ा विरोध था, लेकिन कांग्रेस के भ्रष्ट एमएलए कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनका स्वागत हुआ और चर्चा ये कि उनको टिकट मिलने वाली है। इतनी सी बात से, मेरी बात हुई असम में, इतनी सी बात से लोगों में बहुत नाराजगी है। मतलब ये कि राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर व्यवहार में भाजपा को काम करना होगा, भले वो जम्मू कश्मीर हो, भले आसाम हो, या भले जो भी, मतलब उत्तर प्रदेश। दूसरी बात, 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आएंगे, ये बात बड़ी जोर की प्रचारित की गई और विपक्ष भी इसको बार बार दोहराता है। ये फैक्ट है व्यास जी। बंबई जैसे शहर के भी बैंकों में गरीब लोग जाके पूछते हैं कि मेरे खाते में 15 लाख कब आएंगे, तो वो कहते हैं जी मोदी से ले लो। अभी कोई भी, आप जानते हैं हम लोग रियलिस्टिक है ना, तो मोदी इतनी जल्दी ला सकते हैं, और ले भी आए तो पैसा तो राजकोष में जाएगा, व्यक्ति खाते। उनको इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए लोगों को कि हमारी पूरी कोशिश है हम काला धन लाएं और वो विकास में लगाएं और वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके लाभ में जाए। नहीं विनीत जी, मगर हाँ। एक और बात करनी है, आम आदमी का मुद्दा, गांव का जो मतदाता होता है वो किसान, मजदूर, गांव का आदमी होता है, वहां राष्ट्रवाद की कोई बहस नहीं। वहां राष्ट्रवाद के साथ में उन्होंने फसल बीमा योजना हो, किसान को ज्यादा है, किसान के लिए तमाम तरह जो अलग अलग क्षेत्र में जो काम है वो तो अपनी हिसाब से सरकार ने, एक भाजपा ने एजेंडा बनाया हुआ। लेकिन भाजपा, क्या ये नहीं लगता है कि विपक्ष जिस बात पे तुल दे रहा, विपक्ष ने जो एजेंडा बनाया, भले वो जेएनयू का मामला हो, असहिष्णुता हो, कन्हैया हो, उसी के अंदर घुसकर भाजपा रणनीति बना रही है। उसी के बात पर विपक्ष के मामले को ही लपक कर भाजपा अपना माहौल बना रही, विपक्ष मौका दे रहा है। बिल्कुल आप ठीक बात कर रहे हैं, और विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष के पास ना तो क्रेडिबिलिटी है, ना कोई ऑल्टरनेट है उनके पास। इसलिए उनके तो करना ठीक है कि वो तो अपना वो हिंदू का के ऊपर अटैक करने के लिए रहते हैं, कर रहे हैं। मगर भाजपा का जो मैसेज जाना चाहिए, वो जो डिलीवरी का मैसेज जाना चाहिए, और मैं उसमें नहीं, तो मतलब आपके अनुसार कार्यकारिणी और संघ को डिलीवरी के ऊपर ही फोकस करना चाहिए। और डिलीवरी फोकस में मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं उन सेकुलरिस्टों के साथ नहीं हूं जो कहते हैं कि साहब जो भी कुछ पुराना है वो बेकार है और जो भी इंपोर्टेड है वो ठीक है। डेवलपमेंट मॉडल जो ग्राम स्वराज का गांधी जी का मॉडल था, वही हमारी वैदिक संस्कृति का ग्राम विकास का मॉडल था। बेरोजगारी का सवाल इस आधुनिक मॉडल से सॉल्व होने नहीं जा रहा है, तो उनकी बात असर्टिवली की जाए। डेवलपमेंट में देर क्यों लग रही है, पुराने सिस्टम से निकलकर नया सिस्टम बनाने की क्यों जरूरत है, ऐसी डिबेट गांव में जाएगी तो गांव के लोग समझेंगे। नहीं, लेकिन गांव के अंदर, गांव की अनुभूति में ज्यादा एकदम तत्काल, भले जेएनयू में भाषण हो, कन्हैया का भाषण हो, या अफजल का मामला हो, कश्मीर की आजादी का मामला हो, ये ज्यादा जल्दी नहीं जाए, क्योंकि विकास को लेकर उसमें तो आने में उसकी क्रेडिबिलिटी का संकट ज्यादा गहरा है, पुराना चला आ रहा 70 दशक 7 साल। अभी इतनी इंटेंस डिबेट चली, जेएनयू वाली डिबेट इतनी तेज चली, इतनी व्यापक चली, हर चैनल पर, अखबार में, सब जगह।
मैं जिस क्षेत्र में काम करवाता हूं विकास के और रेस्टोरेशन के ब्रज मथुरा वृंदावन क्षेत्र में, मेरा ही स्टाफ, मेरे ही प्रोजेक्ट मैनेजर, मेरे ही इंजीनियर्स बहुत एजुकेटेड थे इसको लेके। तो मुझे लगा कि इतना मतलब कस्बे तक, पर जब मैं उन लोगों के साथ गांव में जाता हूं, गांव में काम देखने, कोई चर्चा नहीं है, बिल्कुल चर्चा नहीं है। यानी मथुरा वृंदावन की पेरिफेरी के गांव में, मैं अभी उत्तर प्रदेश के और भी शहरों में गया हूं, उधर कहीं भी मैंने गांव में ये विषय चर्चा का नहीं सुना। मतलब राष्ट्रवाद का मुद्दा अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा आगे आक्रामक अंदाज में ले जाना चाहेगी तो वो ज्यादा नहीं होगा उनको। अब देखिए, अब आप जैसे हम लोग अभी नहीं, पर इसमें एक ये कि मायावती या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, इनके कंट्रास्ट में ये नहीं कि भाई इनकी साख ज्यादा नहीं बनती है। देखिए, मायावती की बात हो या मुलायम सिंह यादव की बात हो या वहां के हिंदू मुस्लिम समाज की बात हो, अगर उत्तर प्रदेश में ईमानदार डिलीवरी का मैसेज चला जाए तो बात बन जाएगी। क्योंकि यूपी में ईमानदारी का मैसेज नहीं जाता है, लोग परेशान, जातिवाद का जाता है, कम्युनल मैसेज जाता है, लेकिन वो उस सवाल खड़ा हुए हैं जौं की। तो लोग ये कहते हैं, हालांकि पिछले दिनों में, पिछले साल भर में अखिलेश ने काफी छवि सुधारी है काम करके और अपने तरीके से, लेकिन वो मैसेज गांव में अगर भाजपा को पहुंचाना है तो उसको डिलीवरी का पहुंचाना पड़ेगा। राष्ट्रवाद के मुद्दे से अभी तो कोई माहौल नजर आता नहीं, आगे बन जाए तो बना भी नहीं किया जाए। जी विनीत जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है, प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@ट्विटर और फेसबुक/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, इसी समय।